हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इन तीन एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, डेली लाइफ में हम लोग इनको ऑब्जर्व भी करते हैं। ओके, मैग्नेस इफेक्ट, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, ब्लोइंग ऑफ रूफटॉप, ब्लोइंग ऑफ OWF चाहिए था, ऑफ रूफटॉप इन विंड स्टॉर्म। ओके, वी स्टार्ट विद मैग्नेस इफेक्ट। बिफोर स्टार्टिंग मैग्नेस इफेक्ट, शायद आप लोगों ने सुना होगा इन स्विंग एंड आउट स्विंग ऑफ द बॉल इन क्रिकेट, है ना। क्रिकेट में हम लोग सुनते हैं कि भाई बॉल इन स्विंग हुआ एंड आउट स्विंग हुआ, स्विंगिंग। ओके, तो वही स्विंगिंग इज नथिंग बट मैग्नेस इफेक्ट। स्विंगिंग क्यों हुआ? ड्यू टू मैग्नेस इफेक्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद मैग्नेस इफेक्ट। अभी सपोज ये बॉल है जो हम लोगों ने फेंका और इसको स्पिन किया। ओके, इस तरीके से स्पिन किया, इस तरीके से रोटेशन में सेट किया एंड सपोज इस डायरेक्शन में विंड फ्लो है, विंड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v0। ठीक है, विंड का वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जैसे ही हम लोगों ने इसको इस तरीके के रोटेशन में सेट किया, हम लोगों ने इसको इस रोटेशन में सेट किया, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रहेगी v इज इक्वल टू r ओमेगा राइट डायरेक्शन में, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रोटेशन ऐसा आएगा तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रहेगी v इज इक्वल टू r ओमेगा लेफ्ट साइड में। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो इसके टॉप पे, अब ये जो बॉल है इसके टॉप पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस बॉल के, आई ड्रॉ इट हियर, बॉल के टॉप पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, r ओमेगा प्लस v0। ओके, और या फिर यू कैन से v0, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो इट इज v0 माइनस r ओमेगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। नाउ और नीचे के पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, नीचे के पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा v0 प्लस r ओमेगा। इधर प्लस क्यों किया? क्योंकि v0 भी लेफ्ट डायरेक्शन में और r ओमेगा भी लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए प्लस किया। और ऊपर माइनस क्यों किया? क्योंकि v0 राइट लेफ्ट डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन में r ओमेगा है, इसीलिए टॉप सरफेस पे वेलोसिटी कितना हो गया, v0 माइनस r ओमेगा। यानी टॉप सरफेस पे वेलोसिटी कम है और बॉटम सरफेस पे वेलोसिटी ज्यादा है। टॉप सरफेस पे वेलोसिटी कम है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कम है, और नीचे के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी कम है लेकिन एडिशन तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इज कांस्टेंट, तो अगर इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट है और उसमें से अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, या फिर अगर ये बढ़ गया तो प्रेशर एनर्जी कम होगा। ये तो हमको मालूम है, अगर दो चीजों का एडिशन अगर कांस्टेंट है, उसमें से एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा ना एडिशन कांस्टेंट रखने के लिए। तो नीचे के ऊपर के डायरेक्शन में प्रेशर एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और नीचे के डायरेक्शन में प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। यानी ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, नीचे प्रेशर कम रहेगा, यानी ऊपर से प्रेशर नीचे एक्सर्ट होगा। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, सो बॉल जो है ऐसा ट्रेजेक्टरी जो फॉलो करने वाला था वो पहले ही गिर जाएगा, ऐसा ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं करेगा, वो पहले ही गिर जाएगा। समझ में आया सबको? सो ये कॉन्सेप्ट क्या था कि बॉल को ऐसा स्विंग किया हम लोगों ने कि बैट्समैन को लगेगा कि बॉल इधर गिर रहा है यहां पे, लेकिन बॉल पहले ही गिर जाएगा। क्या यूज किया हम लोगों ने? मैग्नेस इफेक्ट। उसको ऐसा रोटेशन में सेट किया कि ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया और नीचे प्रेशर कम हो गया। ओके, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो पहले ही गिर गया, यहां ना आते हुए वो यही गिर गया। सो सभी को मैग्नेस इफेक्ट का कंसेप्ट समझा। मैग्नेस इफेक्ट इज यूज्ड इन स्विंगिंग ऑफ बॉल। क्लियर? नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेस इफेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे एरोप्लेन का। ओके, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन में क्या होगा, हेलीकॉप्टर का वेरी सिंपल, उसका ऊपर का जो ब्लेड्स है वो घूमते और हेलीकॉप्टर सीधा टेक ऑफ करते हैं। ओके, लेकिन प्लेन के ऊपर तो ऐसे कोई रोटर्स नहीं होते ना, तो प्लेन ऐसा टेक ऑफ नहीं करता है, प्लेन ऐसा टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो प्लेन को वो कौन सी एनर्जी है जो उसको लिफ्ट देती है, लिफ्ट। ओके, सो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा उसके विंग्स का डिजाइन। तो एरोप्लेन के विंग्स का डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है। ओके, नाउ
अगर आप एरोप्लेन में बैठे होंगे तो आपने इमेजिन किया होगा कि जब एरोप्लेन जब रनवे पे आता है तो स्टार्टिंग में बहुत कम स्पीड होता है, फिर उसके इंजन जो है बाजू के वो बहुत जोर से स्टार्ट होते हैं और उसको पीछे धक्का देते हैं, मतलब पीछे ऐसे विंड फेंकते हैं, जिसकी वजह से प्लेन को सामने धक्का मिलता है। न्यूटन थर्ड लॉ, वेरी सिंपल। तो प्लेन क्या करता है, स्टार्टिंग के 5-6 सेकेंड में ही कुछ 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेंड कर लेता है। ओके, 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो अपने आप अटेंड कर लेता है, फटाफट अटेंड कर लेता है। ठीक है, अब बहुत जोर से हवा आती है और वो उसके ब्लेड्स पे गिरती है, जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उस पे गिरती है। अब इसका डिजाइन ऐसा है कि बहुत सारा जो विंड है वो ऊपर से फ्लो होता है और बहुत कम विंड, कम स्पीड वाला विंड नीचे से फ्लो होता है, यानी नीचे वेलोसिटी ऑफ विंड कम है और ऊपर वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा है। अब अगर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर ज्यादा होनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड नीचे कम होनी चाहिए। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो प्रेशर एनर्जी कम होगा, तो ऊपर प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, नीचे प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यानी यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है, यानी नीचे से प्रेशर ज्यादा हो गया। तो विंग्स के जब नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा तो प्लेन के नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो उसको लिफ्ट देगा। कंसेप्ट ध्यान में, नीचे प्रेशर बढ़ गया, नीचे प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी बढ़ा, प्रेशर एनर्जी क्यों बढ़ा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी नीचे कम है। ऑल थैंक्स टू दिस डिजाइन। इन डिजाइन को हम लोग एरोडायनामिक डिजाइन कहते हैं। ओके, ये और बहुत डिटेल में तो भाई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में रह गई। ओके, सो एज ऑफ नो इतना याद रखना है। तो एरोप्लेन का टेक ऑफ इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, ब्लोइंग अप ऑफ द रूफ टॉप इन विंड स्टॉर्म। ठीक है, अब ये घर है, ठीक है, घर है सपोज। अब विंड स्टॉर्म जब आता है ना, तूफान, आंधी, तो क्या होता है, अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक था पहले, ठीक है। अब ये उन घर के लिए जिनके रूफटॉप टीन के बने। नहीं तो तुम बोलोगे सर हमारे तो रूफटॉप नहीं उड़ते। बेटा, अपन अपने जो रूफटॉप होते हैं इंडिया में, जो घर बनते हैं जनरली उनमें सीमेंट का बनता है, लेकिन अमेरिका वगैरह में जनरली सीमेंट का नहीं बनाते, वो रूफटॉप उनके टीन या फिर वुड के होते हैं, तो उनके लिए ये है ना। तो बाहर वेलोसिटी ज्यादा होगी, बाहर वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से बाहर प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर कम हो गया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था उससे कम हो गया। अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है। बाहर प्रेशर कम क्यों? क्योंकि बाहर विंड का स्पीड ज्यादा है। विंड का स्पीड ज्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो गया। क्यों? बर्नौलीज थ्योरम। सो इसके वजह से अंदर जब प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये जो रूफ है इसको अंदर से फोर्स लगेगा और वो उड़ के बाहर निकल जाएगा। कंसेप्ट ध्यान में आया? अंदर प्रेशर बढ़ गया, बाहर प्रेशर कम हो गया, all thanks to wind storm. So these are all the applications of Bernoulli's theorem. Magnus effect, aeroplane, lift of an aeroplane and blowing up of the rooftop. इसके अलावा एटोमाइजर भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही है। एटोमाइजर या फिर स्प्रे जो होता है, स्प्रे जो डीओ होता है, दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आप सोचिए, नहीं समझता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका भी डिटेल समझा दूंगा। दैट्स इट। ये चीज आप लोगों ने घर पे इसका एक्सपीरियंस किया है, डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है। पहले मैं समझा देता हूँ इस चीज को और फिर मैं बताऊंगा कि डेली लाइफ में हम लोगों ने कहाँ कैसे एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ अभी एक हिंट दे देता हूँ। आप लोग जब घर में हैं, आपके घर में जब वॉश बेसिन में जो नल है, सपोज उसका कनेक्शन होगा ऊपर, एकदम ऊपर जो टाकी में जो वाटर टैंक है ना उस पर, अब वो टैप को जब खोलोगे तो अगर उसका जो फ्लो है वो अगर कम हो गया तो आप तभी अंदाजा लगा लेते हो कि ऊपर टाकी में पानी कम है। ओके, और फिर तुम मोटर वगैरह जो भी चालू करना है वो चालू कर देते हो। ओके, आज हम लोग उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ऐसा क्यों। ओके, सो ये एक वाटर टैंक है जिसमें हम लोगों ने वाटर फिल करके रखा है अप टू हाइट h, या फिर एक लिक्विड है जिसको हम लोगों ने h हाइट तक फिल करके रखा है। इसका ऊपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ये जो एरिया है ना दैट इज क्रॉस सेक्शन A, A1।
इसका हम लोगों ने एक ऑरिफाइस बनाया, ऑरिफाइस यानी गड्ढा, ऑरिफाइस ऑफ एरिया A2 हम लोगों ने बनाया, एक छोटा सा गड्ढा बनाया, ओके, एट हाइट स्मॉल h बिलो द टॉप सरफेस। तो बॉटम सरफेस से हाइट कितना रहेगा इसका, h माइनस h। तो अभी क्या होगा, यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा ये, ओके, और आके बाहर गिर जाएगा, सरफेस पे आके गिर जाएगा, क्लियर। तो जो वेलोसिटी से वो बाहर आएगा v, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स बाहर निकलना, कितने स्पीड से बाहर निकला v, और इसी का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है, ओके। नाउ कैसे निकालेंगे, अब जस्ट अंदर और जस्ट बाहर, ये जस्ट अंदर और ये जस्ट बाहर, दो पॉइंट्स कंसीडर किए। अब ये जो बाहर वाला पॉइंट है उस पे प्रेशर है P नॉट, और जो अंदर वाला पॉइंट है यहां पे प्रेशर रहेगा P नॉट प्लस H रो जी, है कि नहीं। अंदर वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा P नॉट प्लस H रो जी, और बाहर वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना रहेगा P नॉट। बाहर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है v, लेटर से जैसे जैसे लिक्विड बाहर आ रहा है वो नीचे भी आ रहा है, और वहां वेलोसिटी से आ रहा है v पर। क्लियर विद दिस, सभी को ध्यान में आया, ओके। सो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलेगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2, ये ऑरिफाइस का एरिया कितना है a2, और वहां से जो पानी बाहर आ रहा है या लिक्विड बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी कितना है v। क्लियर विद दिस, तो लेट अस से दैट इज v। ये हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। अब हम लोग लगाएंगे बर्नौलीज थ्योरम, ओके। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलेगा, अंदर का प्रेशर एनर्जी दैट इज P नॉट प्लस H रो जी प्लस अंदर का काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ रो v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बाहर का प्रेशर एनर्जी P नॉट प्लस बाहर का काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ रो v स्क्वायर, ठीक है। नाउ P नॉट कैंसिल हो गया, H रो g सब में से रो भी कैंसिल हो गया, सभी में से, तो H g प्लस हाफ v1 स्क्वायर, यहां से v1 कितना आएगा a2 बाय a1 इंटू v, तो कितना आएगा a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 और ये टर्म को इधर लेकर चल दो, तो कितना आएगा 2gh इज इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया v स्क्वायर, ये अब उधर गया इसलिए माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। अब v स्क्वायर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा यहां से 1 माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सपोज this area A1 is very large in comparison with this area A2, है ना। A1 is very greater than A2, therefore A1 square is very greater than A2 square, therefore A2 square upon A1 square is very less than 1 and hence it is neglected। उसको neglect करना, बहुत छोटा है 1 से। देखो यहाँ पे एक स्टेप देख लो, A1 इन दोनों का स्क्वायर किया फिर थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, सो निग्लेक्ट हो गया, यानी ये टर्म निग्लेक्ट हो गया। Therefore v square is equal to 2gh, therefore v is equal to under root 2gh। so this is the formula for velocity of efflux। तो ये है हमारा velocity of efflux, ओके। और इसी को हम लोग बोलते हैं टॉरिसेलिस लॉ, ओके। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दिस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, यानी h क्या था उस गड्ढे का हाइट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का फ्री सरफेस, ओके। अब जितना ज्यादा हाइट रहेगा पानी का उतना ज्यादा वेलोसिटी और उतना फास्ट पानी आएगा बाहर। जैसे जैसे पानी बाहर आते जाएगा हाइट कम होते जाएगा, जैसे जैसे हाइट कम होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी
कम होगा, है ना। और जब पानी बहुत कम रहेगा तो हाइट भी बहुत कम रहेगा, हाइट बहुत कम है इसलिए वेलोसिटी भी बहुत कम रहेगा, है ना। मैंने वही बताया था तुमको कि तुम्हारे बेसिन के टैप से ही पता कर सकते हो, मतलब पता है एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो कि कितना पानी है, बट ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि टाकी में पानी कम है। ओके, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम है इसका मतलब एच भी कम होगा, समझ में। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दिस वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रो, यानी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी लिक्विड कौन सा भी रहे, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, अगेन सारा बात आइडियल फ्लूइड के लिए चल रहा है। आइडियल फ्लूइड यानी नॉन विस्कस। नहीं तो तुम बोलोगे सर ऑयल भर दिया मैंने, अब ऑयल के लिए कैसा ट्रू होगा? ऑयल इज विस्कस, ऑयल के लिए नहीं, अपना सारा किसके लिए कंसर्न? आइडियल फ्लूइड के लिए। सो सेकेंड पॉइंट समझा सबको? ठीक है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि टाइम टू रीच द ग्राउंड। यहां से जब पानी बाहर निकलेगा तो कितने समय बाद वो नीचे गिरेगा। अब इसका वर्टिकल मोशन अगर देखें तो वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? h माइनस एच, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। u तो जीरो पकड़ेंगे, वर्टिकल में तो u जीरो है ना, तो h माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, देयरफॉर t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h माइनस एच अपॉन g। इतना टाइम लगेगा उसको पानी को नीचे गिरने में। यहां से कैपिटल H क्या था? टोटल हाइट। चौथा रेंज। रेंज यानी पानी कितने दूर गिरेगा। रेंज का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर तुम याद करोगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में यही तो किया था ना हम लोगों ने। रेंज इज इक्वल टू, रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है? v, टाइम कितना लगा? t, तो रेंज कितना हो जाएगा यहां से? r इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है? अंडर रूट ऑफ 2gh, और टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एच माइनस एच अपॉन जी। रूट टू बन गया 2, g और g रूट के अंदर है तो कैंसिल हो गए, तो रूट के अंदर बचा ये h, ब्रैकेट में h माइनस एच। ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। नाउ मैक्सिमम रेंज कब रहेगी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना अच्छे से। मैक्सिमम रेंज होने के लिए dr बाई dh ये जीरो होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए? dr बाई dh शुड बी इक्वल टू जीरो। अब dr बाई dh निकालेंगे इस इक्वेशन से, r स्क्वायर कितना हो गया? 4h, ब्रैकेट में h माइनस एच। डेरिवेटिव लिया तो 2r dr बाई dh दैट इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 4, इसको अगर सॉल्व किया तो 4h कैपिटल H माइनस 4h स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आएगा 4 कैपिटल H माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा 8h विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h ले रहे हैं, लेकिन ये तो जीरो है भाई, तो 0 इंटू 2r इज इक्वल टू 0, तो 4h माइनस 8h स्मॉल h that should be equal to 0. Therefore 8h is equal to 4 capital H, therefore h is equal to capital H by 2। यानी जब ये गड्ढा कैपिटल H by 2 पे रहेगा, यानी ये जो हाइट है इसके आधे पे अगर गड्ढा बनाया तो उससे निकलने वाली रेंज सबसे ज्यादा रहेगी, उससे जो पानी निकलेगा वो सबसे दूर गिरेगा। ओके, और जब ये हाइट पे अगर तुम ये हाइट पे अगर ऑरिफाइस बनाओगे, कितने हाइट पे? h by 2 हाइट पे, तो रेंज कितना रहेगा? मैक्सिमम, और कितना रहेगा वो देखो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू स्मॉल h की जगह कितना? h by 2, कैपिटल H माइनस स्मॉल h की जगह h by 2, तो मैक्सिमम रेंज इज 2 इंटू h by 2 इंटू h by 2, और वो भी रूट में, तो r मैक्स कितना रहेगा? उस टाइम पे मैक्सिमम रेंज रहेगा जितना लिक्विड का हाइट है, दिस इज हाइट ऑफ लिक्विड।
समझ गए? सो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगला मैक्सिमम रेंज का, दिस इज 6. ओके, नाउ अब देखना, अब लास्ट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ के लेना इस चीज को. ये दो सिचुएशन बना रहा हूं, देखो सेम कंटेनर बना है, सेम हाइट पे लिक्विड रखा. ओके, पहले बार गड्ढा जो था स्मॉल एच हाइट ऊपर से था, दूसरे बार जो गड्ढा है ऑरिफाइस है स्मॉल एच हाइट नीचे. ओके, तो इस केस में ये हाइट कितना हो गया, h माइनस एच, तो हमको ये रखने का जरूरत ही नहीं है. h हाइट ये है, ये भी h हाइट है, तो इसका ऊपर से हाइट कितना हो गया, h माइनस एच. ठीक है, तो इस केस में रेंज कितना रहेगा, रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा था, 2 अंडर रूट ऑफ h ब्रैकेट में h माइनस एच. तो यहां पे तो रेंज सिंपल है, अगर h हाइट ऊपर से रहेगा तो रेंज इतना आता है 2 अंडर रूट ऑफ h ब्रैकेट में h माइनस एच. अब इस केस में ये स्मॉल h की जगह रखा है अपन ने, तो इसके लिए अगर रेंज निकाला r डैश कितना आएगा, 2 इंटू स्मॉल h की जगह अपने को क्या रखना है, r माइनस एच. स्मॉल h की जगह क्या रखना है, सॉरी h माइनस एच. स्मॉल h की जगह रखना है h माइनस एच. सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल h की जगह h माइनस एच आया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फिर h माइनस, इसका माइनस कितना आएगा, माइनस एच प्लस एच. समझ रहे हो, बस सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, क्योंकि हाइट कितनी है टॉप सरफेस से, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. ये h कैंसिल हो गया, तो i डैश कितना बन गया, सॉरी 2 बाहर है, 2 रूट ऑफ यहाँ पे बचा h ब्रैकेट में h माइनस एच. ये देखो और ये वाला देखो, सेम आया ना. सो इसका मतलब ये है कि h हाइट बिलो या फिर अबव अगर है तो रेंज कैसा रहता है, सेम होता है. ओके, यानी इसका लिए ये डायग्राम ध्यान में रखना, h हाइट बिलो, h हाइट अबव, रेंज सेम. दोनों जगह से पानी निकल के एक ही जगह मिलेगा. क्लियर विद दिस? सो दिस वाज ऑल अबाउट Torricelli's law and velocity of efflux. That's it.